हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। दोस्तों देखिए, मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। मैं इंग्लिश के वीडियोस ही अपलोड कर रही थी। देखिए, इसका जो पोर्शन है हमारा मनोविज्ञान का, वो तकरीबन हमारा जो है मेन जो टॉपिक्स होते हैं मनोविज्ञान के, वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाले हैं। और ये जो है अधिगमकर्ता के विकास का जो है लास्ट वीडियो में लेकर के आई हूँ। थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, 24 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। 15 क्वेश्चंस का अपना जो है वीडियो रहता है, आप लोगों को सबको पता है। लेकिन देखिए, 24 क्वेश्चंस डाल करके और इस वीडियो में जो है मैंने समअप कर दिया है पूरा चैप्टर। और इसके बाद जो है समायोजन का भी मैं कुछ ही देर में आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो देखिए, उसके बाद जो है अभिवृत्ति, अभिरुचि और अभिक्षमता जैसे टॉपिक बच जाएंगे हमारे। और जो बालक होते हैं, देखिए जो समस्यात्मक बालक होते हैं, पिछड़े बालक वगैरह, उससे संबंधित हमारे जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से रह जाएंगे। तो देखिए, वो इतना बड़ा एक्चुअली ये कोर्स नहीं है, लेकिन इंग्लिश की जो है अभी स्टार्टिंग ही हुई है, इस वजह से मैं इंग्लिश के आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करवा रही हूँ। जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं वो वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, इसलिए इंग्लिश पर थोड़ा सा मैं कंसीडर कर रही हूँ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। SAD यानी कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या चीज़ होती है? तो देखिए, ये जो है वो सामाजिक छवि को लेकर चिंतित होने की एक प्रॉब्लम जो है व्यक्ति के अंदर आ जाती है, उसे सोशल एंजाइटी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आप लोग जो बी जो ऑप्शन है उसमें जो स्पेलिंग दे रखी है उसे बिल्कुल ध्यान रखें। एडोलसियर, एडोलसियर ये शब्द है ADOLESERE, क्योंकि ये इसी तरीके से देखिए आएगा, या फिर हिंदी में एडोलसियर लिखा हुआ आ सकता है। तो आप लोग बिल्कुल इस शब्द को ध्यान रखें, इस शब्द से जो है एडोलसेंस की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एडोलसियर का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, एडोलसियर का जो अर्थ होता है वो परिपक्व हो जाना होता है, या फिर प्रजनन क्षमता का विकास व्यक्ति के अंदर हो जाना होता है। ये दोनों ही अर्थ जो है एडोलसियर से लिए जाते हैं। तो सी जो है इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किशोरावस्था में मौलिक दुश्चिंता का संप्रत्यय किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, किशोरावस्था में जो है मौलिक दुश्चिंता का जो संप्रत्यय है वो कैरेक हॉर्नी द्वारा दिया गया था। तो डी जो है इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किशोर मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, किशोर मनोविज्ञान का जनक जो है स्टैनले हॉल को कहा जाता है। तो ए जो है वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुनरावृत्ति आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने प्रदान किया था? तो देखिए, ये सिद्धांत भी जो है स्टैनले हॉल ने ही प्रदान किया था। तो सी जो है वो आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एडोलसेंस और द साइकोलॉजी ऑफ एडोलसेंस किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो देखिए, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि किशोर मनोविज्ञान का जनक जो है स्टैनले हॉल को कहा जाता है। तो देखिए, उन्हीं की लिखी हुई दोनों पुस्तकें हैं। तो सी जो है इसमें आंसर रहेगा स्टैनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 8 है, विलियम जेम्स का मनोवैज्ञानिक उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो देखिए, विलियम जेम्स का मनोवैज्ञानिक उत्तराधिकारी जो है वो स्टैनले हॉल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किशोरावस्था न तो निर्माण की अवस्था है और न परिमार्जन की, अपितु यह अवलोकन व नियंत्रण की अवस्था है। यह जो कथन है ये किसने कहा है? तो देखिए, ये जो कथन है वो सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया है। तो इसमें जो बी जो रहेगा वो आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने किशोरावस्था को एज ऑफ हीरो वर्शिप कहा है? तो देखिए, किशोरावस्था को एज ऑफ हीरो वर्शिप जो है सिगमंड फ्रायड के द्वारा कहा गया है। तो आंसर जो रहेगा वो ए रहेगा। हाँ, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ। देखिए, आंसर मैं इसको नेक्स्ट आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी, जो वीडियो अपलोड करूंगी। मुझे थोड़ा सा डाउट है कि एरिक्सन है या फिर सिगमंड फ्रायड है, थोड़ा सा डाउट है दोस्तों। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है ये क्वेश्चन कंफर्म कर दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में होता है? देखिए, मैं वस्तु स्थायित्व को आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बच्चा जो होता है, वस्तु देखिए, वस्तु सामने है तब तो वस्तु ऑब्वियसली स्थायी रूप से रहेगी। लेकिन जब वस्तु बच्चे के सामने नहीं है तब भी बच्चे की इमेज में जो है वो वस्तु बनी रहे, यानी कि उसको पता हो कि हाँ, ये वस्तु मेरे पास है। तो इस तरीके का वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है वो किस अवस्था में आ जाता है? तो देखिए, वो जो संवेदी गामक जो अवस्था होती है बालक की, उसमें वस्तु स्थायित्व गुण जो है वो डेवलप होने लगता है। तो आप लोग बिल्कुल इसे याद रखें, काफी बार पूछा गया है, संवेदी गामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है अनुक्रमणीयता यानी कि इरिवर्सिबिलिटी का गुण किस अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए अनुक्रमणीयता, जिस इसे इंग्लिश में अगर देखेंगे इरिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है पलट लेना किसी चीज को, इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है नहीं पलट पाना या पलटने में असक्षम होना। तो देखिए इसमें जो होता है बालक केवल एक ही तरीके से चीज को देख पाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बालक को अगर हम सिखा दें कि 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन अगर बालक से हम ये कहें कि बेटा 4 - 2 = कितना होगा, तो वो उसको पलट करके नहीं कर पाता है, वो केवल एक ही तरीके से चीजों को समझ पाता है। तो इसको जो है अनुक्रमणीयता या इरिवर्सिबिलिटी का गुण कहते हैं। उसमें बालक पलट के उस चीज को नहीं बता सकता। तो देखिए ये जो होता है वो जो अनुक्रमणीयता का जो गुण है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जीववाद और सजीव चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं। तो देखिए जीववाद और सजीव चिंतन ये दोनों ही जो है विशेषताएं जो हैं वो संवेदीगामक अवस्था की विशेषताएं हैं। जीववाद और सजीव चिंतन किसे कहा जाता है, देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब बच्चा जो है निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है तो उसे ही जीववाद या सजीव चिंतन कहा जाता है। और इसमें जो है मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो अवस्था है वो अवस्था है आपकी संवेदीगामक अवस्था। तो आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है अहम केंद्रीयता की अवस्था का गुण कौन सा है। तो देखिए अहम केंद्रीयता की जो अवस्था होती है उसका जो गुण होता है वो ये होता है कि बालक ये सोचता है कि वस्तुएं मेरे साथ चल रही हैं, चंद्रमा जो है मेरे साथ चल रहा है, सभी लोग मुझे ही देख रहे हैं। यानी कि बच्चा जो होता है अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो ये जो अवस्था होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर जो है अहम केंद्रीयता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जब बालक वातावरण में स्थिरता और परिवर्तन को समझने लग जाता है तो इस मानसिक गुण को क्या कहते हैं। तो देखिए इस मानसिक गुण को संरक्षण कहा जाता है। जब बालक वातावरण में स्थिरता और परिवर्तन दोनों को जो है समझने लग जाता है तो इसको जो है संरक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं, जब बालक मानसिक क्षमताओं के आधार पर समस्या का समाधान प्राप्त करने लगता है तो इस गुण को क्या कहते हैं। तो देखिए इस गुण को जो कहा जाता है वो मानसिक क्रिया कहा जाता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ए रहेगा, मानसिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी व्यक्ति में पाई जाने वाली मानसिक क्षमताओं के समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए इसे संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संज्ञानात्मक संरचना। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वयं की मानसिक क्षमताओं के प्रति जो सूझबूझ पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसे जो है मेटा संज्ञान कहा जाता है। तो आंसर इसमें सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेटा संज्ञान का गुण किस अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए स्वयं के प्रति अगर कोई समझबूझ बच्चे में डेवलप हो जाए तो देखिए वो जो होगी वो एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 7 से 12 वर्ष का बालक इस लायक हो जाता है कि वो स्वयं के लिए थोड़ी समझबूझ का प्रयोग करने लगता है। तो देखिए 7 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें बालक क्रमबद्ध चिंतन नहीं कर पाता उस गुण को क्या कहते हैं। तो देखिए उस गुण को, जिसमें बालक जो है क्रमबद्ध चिंतन नहीं कर पाता है उस गुण को जो है अंतर्दर्शी प्रविधि कहा जाता है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्दर्शी प्रविधि जिसे चिंतन भी कहा जाता है किस अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए ये जो अवस्था होती है वो 4 से 7 आयु वर्ग जो है इसके अंदर लिया जाता है। यानी कि इस आयु वर्ग में जो बालक है वो क्रमबद्ध चिंतन नहीं कर पाता है, चीज़ों को जोड़ करके नहीं देख पाता है। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 से 7 वर्ष, यानी कि आंसर ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस अवस्था में चिंतन बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो देखिए बिल्कुल जो बालक पैदा हुआ ही है उसमें बिल्कुल भी चिंतन नहीं पाया जाता। तो देखिए संवेदीगामक जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक की ऐसी अवस्था है जिसमें बालक बिल्कुल भी चिंतन नहीं करता है, वो किसी की भी चीज़ के बारे में नहीं सोचता है। तो इसमें ए जो है वो आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राथमिक स्तर का चिंतन किस अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए प्राथमिक स्तर का जो चिंतन है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि देखिए संवेदीगामक अवस्था में तो बालक जो होता है वो चिंतन करता ही नहीं है। और चिंतन प्राथमिक स्तर का, यानी कि सबसे पहले अगर चिंतन स्टार्ट होता है तो वो 2 से 7 वर्ष यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में स्टार्ट होता है। मैंने आपको बता दिया है कि जो 0 से 2 वर्ष होते हैं वो संवेदीगामक अवस्था होती है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, जिसे प्री ऑपरेशनल
स्टेज कहा जाता है इंग्लिश में। और देखिए मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है, उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 7 से 12 वर्ष की अवस्था इसमें ली जाती है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे एब्स्ट्रैक्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें जो बालक की आयु होती है वो 12 से ऊपर की रहती है, यानी कि 12 से 18 वर्ष हम लोग मानते हैं, तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो देखिए इसमें जो आंसर रहेगा प्राथमिक स्तर का चिंतन वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं हम, तार्किक चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था से होता है? तो देखिए तर्क संबंधी जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें जो है बालक की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से शुरू होती हैं, यानी कि तार्किक चिंतन जो सोचने समझने की क्षमता है बालक में, देखिए 7 से 12 वर्ष का बालक जो है थोड़ा सा सोचना समझना शुरू कर देता है, तो इसमें तार्किक चिंतन जो रहता है वो आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, चिंतन में सर्वाधिक दृढ़ता किस अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए चिंतन में जो सर्वाधिक दृढ़ता है वो सबसे ज्यादा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है, यानी कि बी जो है इसका आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछे कि चिंतन में सर्वाधिक दृढ़ता किस में पाई जाती है, तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। और अगर सबसे कम चिंतन जो है तो देखिए संवेदीगामक अवस्था में है, क्योंकि चिंतन उसमें होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, सामान्यतः बालक का मानसिक विकास किस आयु वर्ग में पूर्ण हो जाता है? तो देखिए सामान्यतः जो है 15 से 16 वर्ष का जो बालक होता है उसका मानसिक विकास पूरी तरीके से पूर्ण हो जाता है। तो देखिए ये मैं इस वीडियो के साथ ही जो है हमारा अधिगमकर्ता का विकास जो टॉपिक था, यानी कि अभिवृद्धि और विकास जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है मैं आप लोगों को समायोजन पढ़ाऊंगी। समायोजन का जो वीडियो है कुछ ही देर में मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। उसके 2 पार्ट्स जो हैं बने हैं, मैं अपना जो काम है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। देखिए मुझे पहले रिटर्न वर्क करना होता है इन वीडियोस को लाने के लिए, इसीलिए जब मैं इंग्लिश टीच कर रही थी तो उस वक्त मेरे पास इतना वक्त नहीं मिलता था मुझे कि मैं रिटर्न वर्क जो है इनके लिए कर पाऊँ। लेकिन देखिए कोर्स इतना ज़्यादा नहीं है और आपको पता है कि एग्ज़ाम अभी हमारा काफ़ी पोस्टपोन हो गया है, तो इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस कर रही थी। लेकिन अभी मैं आपको पहले जो है आपके जो साइकोलॉजी का जो कोर्स है उसमें जो मेन टॉपिक्स हैं, यानी कि उसकी शिक्षण विधियों के अलावा जो भी टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स हैं, एक समायोजन है, अभिवृत्ति अभिक्षमता, और जो पिछड़े बालक और इनसे संबंधित 2-3 जो टॉपिक हैं वो पहले कंप्लीट करवाऊंगी। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। और लेट मैं इसका जो पार्ट लेकर के आई उसके लिए मैं वापस से माफ़ी चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोगों को कंफर्म कर दूंगी। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।